नमस्कार मित्रों, मैं रीता सरकार अपने चैनल पुरानी कहानी नई जुबानी के माध्यम से आप तक कहानियों को पहुंचाती हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कहानियाँ फ़ौरन आपके समक्ष प्रस्तुत हो। आज की कहानी का शीर्षक है रानी पसंद। लेखक हैं अन्नदा शंकर राय। बड़े दिनों की प्रतीक्षा के पश्चात लॉन्च मिला। दौरे के कई काम अब भी बाकी रह गए थे। साल बीतने के पहले इंस्पेक्शन का काम पूरा होना ही चाहिए। दोनों तरफ नदी के किनारे दिख रहे थे। सामने जोगिया मिट्टी वाले इलाके के पहाड़ों की कतार थी। कर्णफूली नदी पर लॉन्च चलने पर न जाने कितना रोमांटिक लगेगा। साथ में मैंने कागज कलम भी ले लिया था। काफी समय के बाद कविता लिखूंगा। मेरा सहयात्री सिर्फ वह लॉन्च था, नाम खारंग। साथ में सुखानी और उसके साथी और मेरा चपरासी जो खानसामे का काम भी करता था। उन लोगों को कड़ा हुक्म था कि कोई मेरे पास ना आए। डेक वाली कुर्सी पर बैठकर मैं लंगर का गिराना देख रहा था कि हाँफते दौड़ते दारोगा साहब मेरे पास आए। हाथ में एक चिट्ठी थी। मामला क्या है? फिर कहाँ क्या हुआ? वे लोग क्या मुझे स्टेशन से बाहर कहीं जाने ही नहीं देंगे? चिट्ठी खोलकर देखा, ऐसी कोई बात नहीं है। कलकत्ते से कोई ऊंचा पुलिस कर्मचारी आया था। उन्हें भी राउजान जाना था। अगर वे मेरे साथ जाए तो मुझे क्या कोई आपत्ति होगी? वही बात चिट्ठी में लिखी थी। नहीं तो उन्हें चटगांव में खामखा एक दिन बर्बाद करना पड़ेगा। पुलिस का लॉन्च कल तक लौटने वाला था। असुविधा तो मुझे होती ही, पर लिखकर यह बात कही जा सकती थी। बस कविता मैं लिख चुका। मैंने मन ही मन उसे गाली दी और दांत निकालकर हंसकर कहा, वह तो मेरा अहोभाग्य है। दारोगा एड़ी से एड़ी ठोक कर लंबी सलाम मारकर चला गया। मैं लेटा लेटा सोचता रहा, अगर मना कर देता तो ऐसी क्या बदतमीजी होती। ऐसा भी क्या जरूरी काम है कि लॉन्च के लिए एक दिन रुकने पर बिना पूरी होने वाली हानि हो जाएगी। शिष्टाचार में खान बहादुर बेजोड़ थे। क्या कहकर वे अपना आभार प्रकट करते, इसके लिए बांग्ला भाषा में उन्हें शब्द ही नहीं मिले। उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू का सहारा लिया। खान बहादुर पंजाबी मुसलमान थे। उम्र में काफ़ी बड़े थे। मूछ दाढ़ी रखते नहीं थे, इसलिए उम्र कुछ कम ही दिखती थी। खुश मिजाज दरिया दिल किस्म के व्यक्ति थे। इतने समय में ही वे जान चुके थे कि मैं एक साहित्यिक हूँ। बोले, आपसे परिचय करने की इच्छा बड़े दिनों से थी, पर परिचय इस तरह से होगा वह कौन जानता था। सच में मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं थी कि मैं आपके एकांत में बाधा डालूं। मैं तो एक दिन और रुकना चाहता था, पर एसपी साहब ने मुझे जबरदस्ती ठेल दिया आपके साथ जाने के लिए। खैर, पहले बताइए, आपने वो खबर सुनी है? मैं थोड़ा हैरान होकर कहा, नहीं तो। कौन सी खबर? खबर तो बहुत बुरी है। फिर वह सज्जन मेरे कानों के पास अपना मुंह लाकर बोले,
नहीं तो साहब, ट्रंक कॉल पाकर मैं क्या यूं ही कलकत्ते से दौड़ा आया हूँ? अरे छी छी, शेमफुल, बेशर्म। मैं बड़ी तरह से उत्सुक हो उठा, पर मुझे मालूम था बात खान बहादुर खुद ही बताएंगे। मैंने ऐसा दिखाया मानो दूसरों की बुराई सुनने में मुझे जरा भी रुचि नहीं। आप ठहरे साहित्यिक, बात बात में आप लोग कहा करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, पर 45 साल का मेरा अनुभव बताता है कि जो सत्य है वह सुंदर नहीं, जो सुंदर है वह शिव नहीं। अगर मैं किसी दिन कोई किताब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? सुनिएगा। लिखूंगा, खूबसूरत लड़कियां अक्सर बुरी होती हैं। इतना कहकर खान बहादुर ठहाका मारकर हंसने लगे। मैं भी हंस पड़ा, पर फिर तुरंत बोला, हमारे बंगाल के लिए आप ऐसा नहीं कह सकते। उस सज्जन ने व्यंग से कहा, नहीं, बंगाल में नहीं। अरे भाई, बंगाल में ही काम करते करते बाल सफ़ेद हो गए, और वह जो राउजान जा रहा हूँ। राउजान? हाँ, राउजान जा रहा हूँ। क्या राउजान बंगाल के बाहर है? धीरे धीरे गपशप का हमारा सिलसिला जम उठा। मैंने खान सामे को बुलाया। उन्होंने कहा, नहीं दादा नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। मैं कैसे उनका मेहमान बना? लॉन्च तो तकरीबन मेरा ही है, पर मेरी बात सुनता ही कौन था? शाम की चाय का ऑर्डर उन्होंने ही दिया। लॉन्च तब तक सदर घाट छोड़ चुका था। पास पास डेक की कुर्सी पर पहाड़ की ओर मुंह फेर कर हम लोग जमकर बैठ गए। खान बहादुर कहने लगे, वह जैसा तैसा आदमी नहीं था दादा, एक पूरे सर्कल का इंस्पेक्टर। कभी मैं उसका एसपी था। उसके काम की मैं तारीफ करता हूँ। दिमाग का फिरा हुआ नहीं, कवि भी नहीं। माफ़ कीजिएगा, मैं बेअदब हो रहा हूँ। अच्छा आदमी था, चरित्र का भला, सुनाम था उनका। ऐसा आदमी नौकरी का मोह, बेटे बेटियों को छोड़कर बीवी नहीं थी, नहीं तो और भी अफसोस की बात होती। वह एक दिन एकाएक गायब हो गया। गायब हो गया? मैं चौंक उठा। और क्या कह रहा हूँ? खान बहादुर ने रेशमी रुमाल से आंखों और चेहरे को साफ किया। बोले, गया तो था वह खून के मामले की छानबीन करने, पर जानते हैं वो बदतमीज लड़की बेहद बदमाश निकली। रंगून से ब्याह लाया था। जिस आदमी का खून हुआ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। ऐसी सुंदर कि सुनते हैं कि पूरे बर्मा में वैसी नहीं थी। एक सौत है उसकी। यह बात मालूम होते ही उसने खसम के गले में छुरा भोंक दिया। मैं चौकन्ना होकर सुन रहा था। ऐसी घटना तो मैंने नहीं सुनी थी। खैर, मैं जो कह रहा था, वो गया तो था खून के मामले की छानबीन करने। छानबीन तो दारोगा ने की थी, पर वह लड़की बंगला नहीं समझती थी, इसलिए इंस्पेक्टर को भी जाना पड़ा। वह मामला ही उसका काल साबित हुआ। एक एक कर कई दिन निकल गए, पर मामले की जांच खत्म नहीं हुई। आखिरी अध्याय में देखा गया कि मुजरिम भी फरार, अफसर भी फरार। हा हा हा, हंसने की बात नहीं। नारी हरण के मामलों में मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया। मैंने थोड़ा गर्म होकर कहा, इतने दिनों से आप लोगों ने किया क्या है? उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वह तो सिर्फ आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं थी, कचहरी का मामला था। खान बहादुर थोड़ा कड़ा होकर बोले, कचहरी का मामला है या नहीं, प्रश्न तो वही है। लड़की विधवा थी, इसलिए बहलावे में आ गई।
यह बात तो जमेगी नहीं। लड़की बालिग थी, इसलिए उसे चुरा कर ले भागा था। वह शिकायत भी नहीं टिकेगी। आप किस धारा के तहत उन्हें मुजरिम ठहराएंगे, जरा सुनो तो सही। मैं निरुत्तर रह गया। खान बहादुर एक तिरछी हंसी हंसकर बोले, अगर उन लोगों ने शादी कर ली तो? नहीं भैया, इतना आसान नहीं है। आप नौकरी से बर्खास्त कर सकते हैं। कलकत्ते के पुलिस के दफ्तर से उसकी व्यवस्था हो जाएगी, पर मुर्दे पर भी वार करने के लिए आपको पहले कानून पढ़ना पड़ेगा। बात वाकई सच भी है। बड़ी सी मछली छिप से फिसल जाने जैसा कष्ट हुआ मुझे, पर खान बहादुर ने इसके लिए बुरा नहीं माना। बोले, मैंने सुना है कि चटगांव के किसी पहाड़ी इलाके में वे लोग छुपे हुए हैं। वहाँ से पैदल का रास्ता पकड़कर वे सीधे बर्मा चले जाएंगे। उसके बाद उस सुंदरी की कृपा कब तक उन पर बरसेगी वह कौन बता सकता है। इसलिए सुंदर चेहरा देखते ही मैं दूर से ही सलाम ठोकता हूँ। कानून की किताब मेरे पास इस वक्त थी नहीं, इसलिए मैं बुलंदी से वह नहीं कह पा रहा था कि मुजरिम को फरार होने में अगर कोई मदद करता है तो कानून उसे भी सजा दे सकता है। मेरा मन बोझिल हो रहा था। यह जानकर खान बहादुर बोले, ऐसा समय आ पड़ा है, शायद आप सोचते होंगे कि पुलिस का आदमी होने के नाते पुलिस के आदमी के लिए मेरे मन में हमदर्दी है, पर असलियत यह नहीं है। एक मर्द होने के नाते मैं मर्द का हमदर्द हूँ। असल में उस लड़की ने ही नरहरण किया है। वह बात सुनकर मेरे अंदर जो फेमिनिस्ट था उसने आपत्ति उठाई। उसने कहा, जिसमें जरा भी शालीनता है वह कभी नारी को दोष नहीं ठहराता। पुरुष ही हमेशा से दोषी रहा है, पर किसी मामले में किसी का नहीं, दोष नियति का होता है। हाँ, यह बात सही है, दोष नियति का ही है। खान बहादुर खुश होकर बोले, ठीक उसी तरह की नियति का एक खेल मैंने अपनी जवानी में देखा था। घटना मेरे ही एक दोस्त के जीवन में घटी थी। मेरा वह दोस्त हिंदू था। आप शायद कहेंगे, यह क्या बात हुई? हिंदू कब से मुसलमान का दोस्त बना? पर आज से 20 वर्ष पहले आज की तरह गंदी आबोहवा नहीं थी। महायुद्ध के बाद हम दो दोस्तों ने फौज से निकलकर जब पुलिस की नौकरी की थी, उस समय कौन हिंदू और कौन मुसलमान। आहा, वे दिन अब फिर नहीं लौटेंगे। उनकी आवाज़ में अपनत्व था। यादों की सीढ़ियाँ पकड़कर वे 20 वर्ष पहले के दिनों में लौट गए। वहाँ संचित मदिरा थी। अनमना सा होकर बोले, घटना कितनी पुरानी है मुझे भी याद नहीं। एकाएक याद आ गई। अब तो साफ साफ दिख रहा है, सारा कुछ आंखों के सामने साकार हो उठा है। मैंने उनकी तरफ देखा। यही वह खान बहादुर थे क्या? लग रहा था एक नौजवान अधसोया कोई सपना देख रहा हो। सनसनाकर हवा चल रही थी और हवा को ठेलता लॉन्च बढ़ता जा रहा था। पानी को 2 हिस्सों में चीरते हुए तरंगे पीछे छूट रही थी। खान बहादुर कहने लगे, मेहरबान सिंह राजपूत घराने का था। मेरे पूर्वज भी राजपूत थे। कोई कुछ भी कहे, खून का खिंचाव कुछ और ही है। राजपूतों के बीच मुझे जितना अपनापन लगता था, इस देश के मुसलमानों के बीच उतना नहीं। परंतु हिंदू धर्म में मेरा विश्वास नहीं। धर्म के मामले में मैं कट्टर मुसलमान हूँ।
उन दिनों यह जो सारंग है, चपरासी खानसामा मेरा अपना आदमी था और मेहरबान सिंह मेरा दोस्त, लेकिन उसके जैसा दोस्त उन दिनों मेरा और कोई नहीं था। रोज हम लोगों की मुलाकात होती थी और वह मुलाकातें गपशप और दिवा स्वप्न देखने में गुजर जाती थी। खेलने का शौक दोनों को ही था, शिकार का भी शौक था। उन दिनों आज की तरह सिनेमा का प्रचलन नहीं था। हम जहाँ नौकरी करते थे वहाँ कभी कभार कुछ दिनों के लिए सिनेमा लाया जाता। हम खूब सिनेमा देखते थे, तमाशा देखने भी जाया करते थे, पर दूसरे अफसरों की तरह कोठे पर मुजरा सुनने नहीं जाते थे। दोनों थोड़े धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। उसकी शादी की बात चल रही थी और मेरी बीबी उन दिनों अपनी माँ के वहाँ गई हुई थी। उसे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी और उन दिनों लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। अब हुआ यह कि पंजाब के उस शहर के छावनी वाले इलाके में एक बड़े ठेकेदार रहा करते थे। लाखों की जायदाद थी उनकी। जब हम उस शहर में गए तब उनका देहांत हो चुका था। उनकी जायदाद का आधा हिस्सा उनकी बड़ी पत्नी को मिला और बाकी का आधा हिस्सा छोटी पत्नी को। बड़ी पत्नी पूजा पाठ लिए पड़ी रहती थी और छोटी विलास आमोद प्रमोद में दिन गुजारती। दोनों के ही बच्चे नहीं थे। दोनों अपने अपने महलों में रहती थी। दोनों के अपने अपने नौकर चाकर थे, गाड़ी बाड़ी थे। दोनों का बिल्कुल अलग बंदोबस्त था। उन्हें लोग बड़ी रानी छोटी रानी कहकर संबोधित किया करते थे, क्योंकि उनके पति को राजा का खिताब मिला था। कहानी आगे किस तरह बढ़ रही है देखिए। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो लोगों से सुना सूरजभान जितनी खूबसूरत थी वैसी सुंदरता कभी किसी ने देखी नहीं थी। पर खूबसूरत होने से क्या होता है, उसके चाल चलन अच्छे नहीं थे। वह पर्दा भी नहीं मानती थी। क्लब में जाती थी, साहबों के साथ नाचती थी। स्टेशन पर जितने अफसर काम करते थे सबको बुलाकर पार्टी देती थी। किसी ने उसे एक साड़ी दोबारा पहने नहीं देखा। 200-500 तो उसके पास जूतियों की जोड़ी ही थी। वह बदन में मलाई लगाती और दूध से भरे हौज में नहाती थी। बाद में वही दूध बाजार में बिकता। शहर में चर्चा थी कि उसकी नेक नज़र जिस पर पड़ी उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी, चाहे वह कोई भी हो। इसका कोई विचार नहीं था। वह धन नहीं चाहती थी, उपहार नहीं मांगती थी, सिर्फ उसे पसंद आना चाहिए। और उसे कोई पसंद आ जाए यह कोई आसान बात नहीं थी। नौकरी पकड़ने के बाद मेरे नाम से भी सूरजभान का निमंत्रण पत्र आया। मेहरबान से पूछने पर पता चला कि उसके नाम से भी पत्र आया है। गार्डन पार्टी थी, पर मेहरबान ने कहा वह नहीं जाएगा। पूछने पर बोला, ऐसी औरत से मैं मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने मजाक में कहा, एक तरह का आम है जिसका नाम है रानी पसंद। तुम्हें रानी पसंद होना अच्छा नहीं लगता? मैं कोई आम तो हूँ नहीं, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है। युग युग से पसंद पुरुषों ने ही किया है। पसंद का अधिकार पुरुषों का है। यहाँ तो मामला उल्टा है। सूरजभान अपनी आँखों से मुझे परखेगी और चाहे तो मुझे नापसंद भी कर देगी। कहते कहते मेहरबान का खून गर्म हो उठा। क्यों? मैंने पूछा। स्वयंवर प्रथा तो राजपूतों की ही थी।
हाँ, पर स्वयंवर में जिसे पसंद नहीं किया जाता था वे लड़कर छीन लेते थे। और आप किससे किसकी तुलना कर रहे हैं? कहाँ किसी राजकुमारी का स्वयंवर और कहाँ किसी विलासिता की लीला मृगया। इस बात को लेकर मेहरबान को मैंने ज़्यादा परेशान नहीं किया। मैं अकेला ही पार्टी में चला गया। हाँ, मान लिया सूरजभान खूबसूरत थी। कैसे उसका वर्णन करूं? मैं आपकी तरह कोई कवि नहीं, पर अंधेरी रात में आतिशबाजी होने पर आसमान जिस तरह सफ़ेद हो उठता है, तरह तरह के रंग बिखेरता है, क्षण भर के लिए देखने वाला भूल जाता है कि जो कुछ देख रहा है वह केवल बारूद और गंधक का खेल है। उसी तरह भरी भीड़ के मेले में सूरजभान का उदय हुआ। हर व्यक्ति थोड़ा सचेत हो उठा। दर्पण होता तो वे शायद तुरंत उसमें अपना मुखड़ा देखने लगते। क्या मालूम वही मुखड़ा रानी पसंद बन जाए। उसके बाद से जब जब निमंत्रण मिलता मैं चला जाता। रानी पसंद होने के लिए नहीं, यूं ही आतिशबाजी का खेल देखने के लिए। पर मैं मेहरबान को लेकर मुश्किल में पड़ जाता। वह न जा ही पाता था और न ही बिना गए रह पाता और न ही बदली करवा कर भाग सकता था। उसका स्वाभिमान उसे जाने से रोकता था, उसका कौतूहल उसे रहने नहीं देता और उसका कर्तव्य उसे भागने नहीं देता। मैं समझ रहा था कि वह छटपटा रहा है। मैंने उससे कहा, तुम छुट्टी लेकर घर हो आओ, शादी कर लो। वह चुपचाप सुनता रहा, जवाब नहीं दिया। एक दिन सूरजभान ने मुझसे पूछा, अच्छा, मेहरबान सिंह तो आपके दोस्त है ना, वे क्यों नहीं आते? आप उन्हें नहीं ला सकते? मैंने किसी तरह बात टाल दी। सच बात बता भी कैसे सकता था। हमेशा सच बोलना चाहिए, यह बात पाठ्य पुस्तकों में ही शोभा देती है। वहाँ से लौटकर मैंने मेहरबान को सारी बातें खुलकर बताई। पूरी बात सुनकर मेहरबान विचलित सा उठा। खुश होना चाहिए था या गुस्सा, कुछ समझ नहीं पाया। मुझे अकेला छोड़कर कहीं घूमने निकल पड़ा। अगली बार सूरजभान की पार्टी में क्या देखता हूँ, मेहरबान वहाँ मौजूद है। मैंने उसके साथ सूरजभान का परिचय करा दिया। दर्पण कहाँ से लाता? रहता तो उसे लाकर देता, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सूरजभान की आंखें ही दर्पण थी। उन सुंदर काले नैनों में मेहरबान ने अपने लजीले मुखड़े को देखा। दो एक मुहूर्त के बीच कितनी बड़ी घटना घट गई, यह मेरे अलावा किसी को पता नहीं चला। मेहरबान को मैं चिढ़ाना चाहता था, पर हिम्मत नहीं पड़ी। उसके चेहरे को देखकर मैं घबरा गया। अब वह मशीन की तरह काम करने लगा। ड्यूटी पर जाता रहा सम्मान के साथ। मेरे साथ यारी में भी कभी कमी नहीं थी। फिर भी अंदर ही अंदर वह बदलता जा रहा था। मैंने भी सोच लिया कि अगर अपनी तरफ से वह मुझे कुछ कहेगा तो मैं सुनूंगा, पर अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझ रहा था कि किसी के लिए उसका सारा तन मन व्याकुल हुआ पड़ा है, पर यह कहने पर वह मानेगा नहीं। कहेगा कुछ और ही, कहेगा उससे मुझे घृणा है, उसका सारा शरीर दूषित है, उसका साथ दूषित है। वह एक वेश्या के अलावा और क्या है? रुपया नहीं लेती, यही तो फर्क है। अगर मुझे इच्छा हुई तो मैं सीधा किसी कोठे पर चला जाऊंगा, वहाँ मेरी पसंद चलेगी, कीमत चुकाकर मैं आनंद उठाऊंगा। किस दुख से मैं सूरजभान के दरवाजे पर जाऊंगा? ऐसा करने पर तो वही मुझे पसंद करेगी, मुझे भोगेगी। मैं क्या रानी पसंद हूँ?
इस तरह के कितने ही भाषण मैं दिन पर दिन सुनता रहा। उसके अंदर अंतर्द्वंद चल रहा था। उसे शांति नहीं मिल रही थी, पर मेरे सामने वह कबूल नहीं कर रहा था कि मन ही मन वह आकर्षित हुआ है। मैंने भी सब कुछ समझते हुए कभी नहीं बताया कि मुझे कुछ मालूम है। मैं यही कहता रहा, कोई तुम्हें वहाँ बुलाने के लिए खुशामद तो कर नहीं रहा है। तुम्हारे वहाँ नहीं जाने से कोई बुरा भी नहीं मानेगा। सूरजभान जिस तरह सबको बुलाती है, तुम्हें भी बुलाती है। कौन उसे पसंद है, कौन नहीं, इसका वह इश्तिहार तो लगाती नहीं। वह सब तो इशारे से तय हो जाता है। आधी रात किसी लाश जगह पर उसकी गाड़ी आकर रुकती है। किसी एक को उठाकर गाड़ी ओझल हो जाती है। शायद ही कोई ध्यान भी देता है। फिर उसे किसी और जगह छोड़ दिया जाता है। पाजी, बदमाश औरत, मेहरबान लाल पीला होकर गाली देने लगा। डाकू कहीं की, हैवान औरत, इस तरह की कितनी ही खराब गालियां उसने दी। मैंने उसका खंडन किया। कहा, उसने तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं किया, तुम क्यों गंदी गालियां दे रहे हो? वह कौन सी सभ्यता है? कई दिनों के बाद मेहरबान बोला, उस दिन तुम कह रहे थे ना कि सब जगह वगह ठीक हो जाती है। बाजार में एक पतली सी किताब मिलती है, उसमें इस प्रकार के अभिसार की बात कही गई है। मैंने कहा, तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत? तुम तो नहीं जा रहे हो। जा रहे हो क्या? उसने मुझे पसंद नहीं किया, पर मेहरबान पर उसने कोई जादू टोना कर दिया था। वशीकरण नाम की कोई विद्या है। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर बाद में विश्वास में बदल गया। मेहरबान मेरे बगल वाले मकान में रहता था। मैं उसके चाल चलन पर नज़र रखता था। रात 10 बजे निकलकर वह रात गए घर लौटता था। उतरा हुआ चेहरा, पागलों जैसी दृष्टि, बातचीत में कोई तारतम्य नहीं, ऊल जलूल कुछ कहता रहता था। उसकी ज़बान के अश्लील शब्द ही कुछ कुछ मेरी समझ में आते थे। टोकरी भर भर कर गंदी गालियां देता। गिनती में दिनों दिन उसकी संख्या बढ़ती रहती। मन करता था उसके घर पर खबर देकर किसी बड़े बूढ़े को बुलाऊं। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं था। जो घटना चाहिए वह अभी घटा नहीं था। उसके बुरे ख्याल एक दिन में मिट सकते थे यदि किसी सुंदर सी लड़की से उसकी शादी कर दी जाए। फिर सियालकोट से लाहौर या अमृतसर कहीं भी बदली हो जाने पर सूरजभान का ख्याल आतिशबाजी की तरह बुझ जाने वाला था। पर मेहरबान के बुजुर्गों को सूचित करूं, इसकी मुझे हिम्मत नहीं पड़ी। अगर वह नाराज हो जाए, और ऐसे तो वह ठंडे मिजाज का आदमी था, पर गुस्सा आने पर उसे कोई होश नहीं रहता। इसके पश्चात सूरजभान के यहाँ जो पार्टी हुई, मैं उसमें गया था। मेहरबान सिंह भी गया था। उस दिन मिलन स्थल तय हो गया। कई दिनों के बाद एक दिन मैं पैरेड के लिए कपड़े बदल रहा था कि मेहरबान सिंह ने आकर बाधा पहुंचाई। उसकी आंखों में, चेहरे पर विजय की चमक थी। फिर भी उदासीन होने का ढोंग कर वह बोला, मैं तो मर गया रे। मैंने भांप लिया कि इसका अर्थ क्या हो सकता था। फिर भी एकाएक सुनकर मैं भी घबरा गया। पूछा, क्यों, क्या हुआ है? मेहरबान उदास आवाज में बोला, मैं रानी पसंद बन गया हूँ। अच्छा, मैंने गंभीरता से कहा, काम तो अच्छा नहीं किया। मैं तो तभी समझ गया था जब तुम परेड से गायब रहने लगे। ऐसा करने पर नौकरी नहीं बचा पाओगे। उसने लंबी सांस ली। बोला, मैं असहाय हो गया हूँ। मेरी नियति मुझे कहाँ घसीट कर ले जा रही है नहीं मालूम।
तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम मुझे कोई सलाह दे सकते हो। कैसी सलाह? उसके प्रति सहानुभूति से मेरा दिल भर आया। कांपते हुए उसने कहा, मैं कीमत चुकाना चाहता हूँ यार। अगर नहीं दे सका तो मैं उसका बंदा बन जाऊंगा, मेरी इज्जत नहीं रह जाएगी। मैंने सोचकर बताया, पर उसे कमी किस बात की है कि तुमसे वह रुपए लेगी, और उपहार के तौर पर अगर तुम 50 रुपए की चीज़ दोगे तो वह 5,000 का उपहार लौटा देगी। मैं लाख रुपयों का तोहफा दूंगा। वो बड़ी तेजी से बोला, पर लाख रुपया कहाँ से लाऊंगा? किस खजाने में हाथ डालूं? दफ्तर का खजाना लूटने से कैसा रहेगा? उसकी बात सुनकर मुझे आतंक हुआ। उसी दिन उसके घर वालों को काट छांट कर एक चिट्ठी लिख दी। उस पर भी नज़र निगरानी रखी कि कहीं चोरी वोरी न कर बैठे। परेड से गैर हाजिर रहने के लिए वह डॉक्टर के पास चला गया था। मैंने डॉक्टर को जाकर कहा, उसे अस्पताल में डाल दीजिए। हालांकि मैंने कुछ सोचे बिना ही यह कह दिया। मेहरबान का बड़ा भाई उसे घर लेवा जाने के लिए आया, पर छुट्टी मंजूर हो तभी तो वह जा सकता था। या उसने छुट्टी के लिए दरखास्त दी। मंजूरी के लिए थोड़े दिन रुकना पड़ा। इसी बीच एक विचित्र घटना घटी। एक दिन सुबह उठकर मैंने सुना मेहरबान सिंह लापता है। खोजबीन करने पर पता चला कि सूरजभान भी लापता है। पूरे शहर में हल्ला हो गया। सूरजभान के भक्त कहने लगे, हाय हाय, सामयिक मोह में आकर पूरी जिंदगी ही खराब कर ली मेहरबान ने। पर कुछ लोग रस ले लेकर कहने लगे, सुंदरी राजकन्या और आधा राज मिलने पर हम लोग भी लापता हो जाते। सूरजभान भी कम बुद्धि नहीं रखती। छोकरा खानदानी और खूबसूरत जो ठहरा। यह सब सुनकर मेरा मन बुरी तरह उदास हो गया। बड़ा भाई रोते रोते जब गया, मैं भी थोड़ी दूर तक उसके साथ साथ गया। उन्होंने कहा, भाग्य ही सब कुछ है। मैंने कहा, किस्मत की बात है, जिसके नसीब में जो है वह होकर ही रहेगा। महीने बीतने लगे, मेहरबान की कोई खबर नहीं। दूसरी तरफ सूरजभान के घर पर भी अंधेरा छाया हुआ था। उसके कर्मचारी भी नहीं बता सकते थे कि वह कहाँ है। मैं अपने काम में जुटा रहा। 1 साल के बाद मेहरबान का पता मिला। उन दिनों वह अजमेर में रहता था। उसने मुझे अजमेर तीर्थ यात्रा के लिए बुलाया था। मैं समझ गया कि उसे मेरी सलाह चाहिए। मैं छुट्टी लेकर अजमेर गया। पहुंचते ही मेहरबान अपने क्वार्टर में मुझे ले गया। मैंने देखा दोनों अच्छी तरह से रह रहे हैं। किसी की पत्नी बनकर सूरजभान बड़ी लजीली बन गई है। मेरे सामने भी वह थोड़ा थोड़ा पर्दा कर रही थी। मेहरबान से वहाँ मैंने जो कुछ सुना वही बता रहा हूँ। सियालकोट से भागते भागते वे लोग कई जगहों पर पहुँचे। जहाँ भी जाते वहीं इस प्रश्न का सामना करना पड़ता कि दोनों का रिश्ता क्या है, पति पत्नी? इसके जवाब में सूरजभान कहती, हाँ, पर मेहरबान अपने होंठ नहीं खोलता। किसी भी तरह से उसकी जुबान से यह नहीं निकला कि वे पति पत्नी हैं। वह सिर्फ झूठ ही नहीं, अप्रिय भी था। पर ऐसा कुछ परिचय दिए बिना कहीं भी मकान मिलना मुश्किल था। नौकर चाकर नहीं मिल सकते थे, सहायता नहीं मिलती, समाज नहीं मिलता। ऐसे में केवल बाजार में एक कमरा मिल सकता था। पर ऐसा प्रस्ताव देने पर सूरजभान तो जल उठती। वह भी कुछ कम गर्वीली नहीं थी। वह क्या कोई बाजार की वेश्या थी? पर उसके बाद जहाँ भी वे लोग जाते
थोड़ी ही दिनों में लोगों को पता चल जाता कि ये लोग शादीशुदा नहीं थे। कुछ नौजवान तो अपना हिस्सा तक मांग बैठते। सौंदर्य की एक ऐसी सामग्री है कि किसी को दिए बिना भोगने से कोई बर्दाश्त नहीं करता। रोड़े फेंक कर वहाँ से दूर भगाएंगे। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस विवाह की गवाही मांगेगी और नहीं तो फिर मोटी रकम। मेहरबान ने अब समझा कि किसी वस्तु को अकेला भोगने के लिए उस पर उसका कोई अधिकार भी होना चाहिए। सूरजभान को विवाहित पत्नी स्थापित करने के लिए उसे दलील देनी होगी। वह ठहरा राजपूत का लड़का और शादी करेगा बनिए की विधवा से। वो भी अगर कोई सती सावित्री होती तो कोई बात थी, छाती चीर कर उसे रुलाई आती, और ऐसे भी उसका सिर झुक गया था। अब क्या वह मिट्टी में मिल जाएगा? मेहरबान को लगा भागने का कोई रास्ता नहीं, नौकरी तो मिलेगी नहीं। गांव लौटकर अगर खेतीबाड़ी करे तो भी बड़ों को लांछन सहना पड़ेगा, और यह सब सुनकर कौन उससे शादी करेगा? शादी किए बिना पत्नी से सहवास का भी कोई उपाय नहीं था। तो फिर क्या इस भरी उम्र में वह संन्यास ले ले? अगर वह नहीं भागता तो दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो शादी नहीं तो हिस्सा बटाना। इन दोनों से ही मेहरबान को वितृष्णा थी, और सूरजभान मेहरबान को यकीन था कि वे दोनों ही सूरजभान को समान रूप से पसंद थे। जान रहते हुए वह हिस्सा तो नहीं बांट सकता था, इससे तो मरना बेहतर था। दूसरा उपाय विवाह कर लेना था। विवाह के नाम पर उसकी आंखों में बाढ़ का ज्वार आता, उसका हृदय हाहाकार उठता। उसकी जात कुल का गर्व, उसके पौरुष का अहम, उसका नीति बोध सभी उसके विवेक को धक्का मार मार कर उसे चूर कर रहे थे। अगर मजबूरी ना होती तो वह ऐसा हरगिज नहीं करता। विवाह उस गैर औरत से, बनिए की विधवा से, अपवित्र नारी से, पर उसे मजबूर होना पड़ा। हिस्सेदारों के दावों को खत्म करने के लिए, बिना बंटवारे के निश्चित मन से भोगने के लिए, अविवाजित किंतु रूप से अधिकृत होने के लिए। शादी के तुरंत बाद ही उसने ऐलान किया, सूरजभान को पर्दानशीन होना पड़ेगा। सूरजभान को इसकी उम्मीद नहीं थी, पर शादी के लिए वह मेहरबान के प्रति आभारी थी। कोई राजकुमार उसको ब्याहेगा, वह तो उसके शैशव का सपना था। ऐसी अलौकिक घटना के लिए उसे थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। पत्नी को पर्दे में छुपाकर मेहरबान थोड़ा निश्चिंत हुआ। इसके बाद उसे जीविका की तलाश करनी थी। इसके लिए उसने पंजाब से बाहर जाना निश्चित किया, जहां उसे छुप छुप कर जीना ना पड़े। घूमते घूमते वह अजमेर ही पहुंचा। अपना जंगी रिकॉर्ड दिखाकर उसे रेल में नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह अधिक न थी, पर रोटी तो अपनी थी। वहाँ पर आकर एक नई समस्या उठ खड़ी हुई। रेल की नौकरी में महीने में 20 दिन सफ़र करना पड़ता था। पत्नी को हर बार ले जाना मुश्किल था। अकेली छोड़कर जाने में बुरी भावनाएं आ घेरती थी। 7 राजाओं का धन, इतना कीमती माणिक जिसके घर पर हो और घर का मालिक घर से बाहर हो, तो मौका पाकर अगर सेंध काट कर कमरे में कोई घुस आए तो थाने के खाते में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी। पर रिपोर्ट में असल में क्या चोरी चला गया वह तो लिखवाने वाली बात थी नहीं। जिसकी चोरी हुई वह तो उस समय सफ़र पर होगा। तो फिर मेहरबान क्या करे, घर संभाले या बाहर?
पत्नी को रखे या नौकरी को। पर सूरजभान के मन में कोई समस्या नहीं थी। उसे देखने पर लगता था उसे निश्चिंतता है। वह राजकुमार का सपना देखा करती थी। राजकुमार उसे मिल गया था, लेकिन मेहरबान ने क्या यह सब कुछ चाहा था? उसने क्या ऐसा सपना देखा था? ठीक ऐसे ही समय में अजमेर से मेरी बुलावट आई सलाह मशवरे के लिए। उन दोनों की शादी हुई है जानकर सच में मुझे खुशी हुई थी। मैं मुसलमान था, मेरी गृहस्थी के रूप में खास कुछ नहीं था। मेहरबान नाराज हो सकता था, इसलिए उसे उस तरह की कोई सलाह भी मैंने नहीं दी। मेरी सलाह के बिना उसने जो कुछ भी किया ठीक ही किया था। पर इतनी ईर्ष्या, इसका अर्थ मैं समझ नहीं पाता था। इतना संदेह जिसके साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, पल पल उस पर अविश्वास करने से क्या होगा? इसके जवाब में मेहरबान बोला, क्या करूं? वह जो ठहरी भयंकर सुंदर, अगर वो खूबसूरत नहीं होती तो मैं शक नहीं करता। बदसूरत होती तो विश्वास करना मेरे लिए आसान होता। मैं समझ गया असली डर उसे सौंदर्य से है। वह डर उसके मन से कैसे निकले? 7-8 बच्चे हो जाने पर, कोई खराब बीमारी हो जाने पर, या फिर जवानी ढल जाने पर यह सब होने के लिए तो बहुत समय ठहरना पड़ेगा। सूरजभान हम लोगों की उम्र की थी। समय से पूर्व जड़ बनने में उसे कोई जल्दी नहीं थी। मैंने कहा, भाई कुछ भी कहो, पत्नी कुरूप हो जाए यह कामना कभी मत करना। किसी देवता ने यदि तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मैं समझ गया कि उसकी बुद्धि फिर गई है। तेजाब से जलाकर बीवी को कुत्सित बनाया जा सकता है या नहीं, वह यही भांप रहा था। उसने बताया कि वह यह सब इस तरह से करेगा मानो वह कोई आकस्मिक घटना हो। मैंने कड़ी आवाज में उसे धमकाया, पर मन ही मन मैं खुद भी सिहर गया। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम उसे तलाक दे दो, नहीं तो ऐसे ही अलग अलग रहो। पर वह कहाँ मानने वाला था। बोला, पुलिस की नौकरी पर रहता तो तनख्वाह और पेंशन को लेकर और ऊपर का मिलाकर कई लाख कमा लेता। सारे खर्चे छोड़कर भी लाख रुपए तो रहते ही। पुलिस की नौकरी छोड़कर वह लाख रुपए समझ लो मैंने उसे दहेज में दे दिया। मुफ्त का तो नहीं अपनाया उसे, तो मैं फिर क्यों तलाक देने लगा? और कैसे छोड़ना वरना? नियति ने हमें एक धागे में पिरोया है। एकाएक मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा, अच्छा एक बात बताना, अगर सूरजभान तुम्हें 1 लाख रुपए वापस लौटा दे तो तुम उसे छोड़ दोगे? मेहरबान बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अवाक नजरों से मेरी तरफ ताकने लगा। क्या सोचा उसने वह तो उसी को मालूम होगा। बोला, मजाक कर रहे हो? नहीं, मजाक नहीं, मैंने कड़ाई से कहा। तुम्हारी समस्या का एक यही समाधान है। मेहरबान आतंक होकर बोला, यदि तुम उसे यह बात बता देते हो तो सच में वह 1 लाख रुपए मेरी तरफ फेंक देगी और मैं उससे खरीद लिया जाऊंगा, रानी पसंद बन जाऊंगा। मेहरबान के मन की बात यह थी कि सूरजभान उसकी मालकिन न कहलाए, वह स्वयं सूरजभान का मालिक कहलाएगा, जिस पर सूरजभान खूबसूरत नायिका नहीं बन सकती, उसे बदसूरत पत्नी बनाकर रहना होगा। तभी मेहरबान निश्चिंत आराम का जीवन जी सकेगा। पर सूरजभान को यह बात कहकर तो बताई नहीं जा सकती थी।
ख्वाजा साहब की दरगाह पर नजराना देकर मैं अजमेर से चला आया। उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक देखा सूरजभान का महल रोशनी से जगमगा रहा है। अचानक यह क्या हुआ? क्या हो सकता है? रानी क्या लौट आई? और भी कोई साथ में आया या नहीं? उसके साथ और तो कोई नहीं था। खान बहादुर कहने लगे, उसके बाद मेहरबान से मेरी मुलाकात नहीं हुई, कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं। मैं पंजाब से तबादला लेकर बंगाल आ गया। यहाँ विभाग में मेरी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद से तो बस इसी प्रवेश में बस गया। जहाँ तक मुझे मालूम है मेहरबान की कहानी यहीं पर ख़त्म है। यहीं पर ख़त्म है? मेरा कौतूहल नहीं मिटा। मैंने कहा, कहिए ना साहब, उसके बाद क्या हुआ? सूरजभान का क्या हुआ? मेहरबान का क्या हुआ? लॉन्च पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। पानी के छींटे हम लोगों पर पड़ रहे थे। कब हम लोगों ने चाय पी ली पता ही नहीं चला। रात के खाने के लिए मैं उन्हें कह चुका था। खान बहादुर आखिर मेरे मेहमान थे। खान बहादुर बोले, अरे भाई, कहने में कोई आनंद नहीं। आदमी को पहचानते पहचानते बूढ़ा हो गया, पर उस समय तो नहीं पहचानता था ना, इसलिए आश्चर्यचकित रह गया। क्यों क्यों? मेरा कौतूहल संभाले नहीं संभल रहा था। वह आदमी सच में ही अपनी पत्नी के चेहरे पर तेजाब डालने गया था। एक बूंद उसके गाल या गर्दन पर पड़ी भी थी, इसलिए सूरजभान अब और पार्टियां नहीं बुलाती, कहीं निकलती भी नहीं। वैसे उसको कोई हानि नहीं पहुंची थी। सूरजभान के पास कोई लाख रुपए थे। उन्हें मेहरबान के हाथों में पकड़ाकर वह सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंची और सियालकोट आ गई। घृणा से मैंने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। आगे सुनने की इच्छा नहीं हुई। मेहरबान रुपए जेवर संभालने में जुट गया। पीछा करते हुए भागता भी कैसे? कौन सी चीज़ ज़्यादा कीमती थी, रुपए जवाहरात या औरत? समय आने पर देखा गया कि रुपए ही ज़्यादा कीमती है। खान बहादुर ने खेद प्रकट किया। मुझे लगा उनकी सहानुभूति औरतों के साथ है। मैंने कान से हाथों को थोड़ा हटाया, पर वह मेरी गलती थी। अंधेरा घना हो रहा था। पहुंचने में अब भी थोड़ी देर थी। यह कहानी अगर ख़त्म हो गई तो क्या लेकर हम लोग समय काटेंगे? मैंने कानों पर से हाथ हटा लिया। खान बहादुर बोले, जो कुछ हुआ तो ठीक ही हुआ। थोड़े पर से बात निकल गई। मेहरबान किसी दिन उसका खून भी कर सकता था। सुंदरी हमेशा चंचल होती है, कभी किसी वक्त थोड़ा सा इठलाती और अपनी जान से हाथ धो बैठती। बच गई, वही क्या कम है? तेजाब के दाग से अगर थोड़ा बहुत नुकसान उसे पहुंचा तो समझ लीजिए वह उसके पापों की सजा है। मैंने कुछ नहीं कहा। पाप तत्व में मेरी कोई आस्था नहीं। पाप की सजा भी पापी ही दे, यह भी मेरे लिए असहनीय बात थी। मेहरबान क्या कोई कम पापी आदमी था? देखिए, खान बहादुर बोले, आप खुद सोच कर देखिए, नारी को आखिर कौन सा नुकसान उठाना पड़ा? हानि जो हुई पुरुष की ही हुई। उन रुपयों से तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, कभी ना पूरी होने वाली क्षति थी। नौकरी पर होता तो अब तक वह आईजी डीआईजी नहीं तो कम से कम तो होता ही। हाय रे तकदीर, नसीब में जो है वो तो होकर ही रहेगा। और रेल की नौकरी, वह भी कहाँ रही?
लाख रुपयों को देखते ही तो उसका दिमाग भन्ना गया। उसने फिर शादी कर ली, उन रुपयों को दहेज में देकर। लड़की किसी संभ्रांत सरदार परिवार की थी। उन लोगों ने उसे अंग्रेजों की नौकरी नहीं करने दी, देशी राज्य में फौज में दाखिला करवा दिया। उसमें ओहदे की गरिमा के अलावा और क्या है जी, कहिए ना। मैं गुमसुम होकर बैठा रहा, क्या कहूँगा सोचकर भी समझ में नहीं आ रहा था। अब हमारे इंस्पेक्टर का हाल क्या होता है यही देखना है। वे भी एक और रानी पसंद है। लड़की सुना है असामान्य सुंदरी है। सुंदर होगी तो बुरी भी होगी, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। जो जितनी बुरी है वो उतनी ही खूबसूरत, कहकर खान बहादुर ने लंबी सांस ली। धन्यवाद।